गाइस, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमने देखा था कि कक्षा 7वीं में बूजो एवं पहली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वहाँ अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। देखिए, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार में रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। जो वन होते हैं, उनकी लकड़ी होती है, वो काय में काम आती है। उसको काट के हम क्या कर सकते हैं? कृषि के लिए भूमि तैयार कर सकते हैं। घरों एवं कारखानों का निर्माण, घर बनते हैं, कारखाने बनते हैं ना, फर्नीचर बनती है, लकड़ी का ईंधन बनता है। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। वनोन्मूलन के परिणाम। पहली एवं बूजो ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कैसा होता है बेटा? बढ़ता है ना। और भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। वनोन्मूलन से क्या होता है बेटा? प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था, यदि वृक्षों को इस प्रकार अनवरत कटाई, देखो प्रोफेसर जो हैं उन्होंने बताया है कि अगर वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में क्या होगी? कमी आएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए काय की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। देखिए, पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बनाते हैं। अगर पौधे कटने के बाद अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों द्वारा उसको क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है, जो कि पेड़ पौधों द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और जो पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी जाती है वो गैस कौन सी? ऑक्सीजन, जो मानव ग्रहण करता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मानव द्वारा छोड़ी जाती है वो क्या हो जाएगी? इसकी मात्रा पृथ्वी में या वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जिससे उत्सर्जी ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण, जिससे उत्सर्जी जो ऊष्मा निकलती है वो मतलब
उसकी पृथ्वी के ताप में क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि के जल चक्र का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, वर्षा दर में कमी होगी, जिसके कारण क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। देखिए, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पतिक का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7वीं का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन क्या होता है, अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे कठोर चट्टानें क्या होने लगती है, दिखने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर है वनोन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों से क्या होते हैं, हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर हम निरंतर वृक्ष काटते रहेंगे तो ये सब उत्पाद हमें नहीं मिलेंगे, है ना। ना फल मिलेंगे, ना फूल मिलेंगे, ना कई प्रकार की औषधियाँ मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा अगर हम ऐसे ही वृक्ष काटते रहे तो। फिर आता है वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का क्या किया, आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडली संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडली संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का क्या किया, अनुरोध किया, है ना। उन्होंने बच्चों को यहाँ ले जाने के लिए उनसे क्या किया, अनुरोध किया, है ना। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। देखिए, माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतु की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विविध और नीतियां बनाती हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, है ना। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है ना।
वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है ना। कौन कौन से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र हैं। ओके। अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। ये देखिए बेटा, इसको बोलते हैं जंगली कुत्ता, है ना। ये क्या है, जंगली कुत्ता है। ये चीतल है, ये भेड़िया है, ये क्या है, तेंदुआ है। ये फर्न नामक एक पौधा होता है, पेड़ होता है, पौधा। ये क्या है, जामुन है। ठीक है। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। वो जो अपने आवास, जो अपना घर होता है बेटा, उसमें वो खुश होते हैं, है ना। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति क्या बोलते हैं, वनस्पति जात एवं जीव जंतु को क्या बोलते हैं, प्राणी जात बोलते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वानस्पतिक जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के क्या हैं, प्राणी जात हैं। क्लियर। अब आता है बेटा कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशाल गिलहरी कहते हैं। और यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है ना। पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। ये देखिए, माधव जी ने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं।
प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। ये देखिए बेटा, ये जंगली आम है। क्या है ये? जंगली आम का पेड़ है। दिख रहा है सबको? ये देखिए, जंगली आम का पेड़ है। और वो विशाल जो गिलहरी की अपन बात कर रहे थे ना अभी, फर वाली पूंछ होती है जिसकी, ये है विशाल गिलहरी। ओके, क्लियर ना? चलिए फिर आते हैं अपन स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन श्रम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। अब आएगा बेटा वन प्राणी अभ्यारण्य। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? वन प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड हैं। यहाँ अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। अब आते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान में। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तु का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक, सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यहाँ इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। आज भी कई आदिवासी जो हैं वो काय में रहते हैं बेटा? जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। ये देखिए बाघ दिख रहा है सबको? ये देखिए बाघ दिखा? ये देखो जंगली भैंसा है, ये जंगली भैंसा है और ये क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं अपन। बाघ उन स्पीसीज में से एक
है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। जो डायनासोर हैं वो लाखों वर्ष पूर्व हमारे मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रकृति से ही विलुप्त हो चुके हैं। वो डायनासोर पहले थे, अब तो बचे ही नहीं हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक है, कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग जिसके बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अपन आते हैं रेड डाटा पुस्तक। देखिए, प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बच्चों को काय के बारे में समझाते हैं, रेड डाटा पुस्तक के बारे में। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.will.government.in English primates पेज 102 HTM न्यू NWDE plants.htm से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। पहेली ने क्या देखा? नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी है। कौन से पक्षी हैं ये? प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहेली ने कक्षा 7वीं में पढ़ा। क्या हो गया इसकी डेफिनेशन? कहाँ से आएगी? यहाँ से, कि ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। आपको क्वेश्चन आए कि प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर ये लिख सकते हैं। ये क्या है? एक प्रवासी पक्षी की डेफिनेशन है, परिभाषा है। कागज का पुनः चक्रण। देखो बच्चों, प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कारण की और क्या बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप में विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। देखिए,
1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। कितने वृक्षों को काटा जाता है? 17 वृक्षों को, है ना। तो अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें कागज की बचत करनी चाहिए। अगर हम कागज की बचत करेंगे तो हमें ज़्यादा वृक्षों को नहीं काटना पड़ेगा। तो प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक क्या होता है? पुनः चक्रण किया जा सकता है। काय का प्रोफेसर अहमद यह बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का क्या किया जाता है? 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जाता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग पुनः चक्रण करना चाहिए। देखिए, इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। अगर हम वृक्षों को बचाएंगे तो उसमें अपन जो कागज़ बनाने में लगता है, क्या क्या लगेगा उसमें? पानी, वो भी बचा लेंगे, ऊर्जा वो भी बचा लेंगे, है ना। और पेड़ पौधे तो बच ही जाएंगे। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी क्या आएगी? कमी आएगी। अब आता है पुनर्वन रोपण, है ना। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। देखिए, हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। देखो, मानते हैं कि कुछ जैसे कारखाने बनते हैं, है ना, या जलाऊ लकड़ी के लिए अगर हम वृक्ष काटते हैं तो जितने हम काटते हैं कम से कम हमें उतने तो वृक्ष लगाने चाहिए। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि हमने 10 वृक्ष काटे तो उसके ही बदले में हम क्या करें? 10 नए पौधे लगाते तो वो क्या बन जाएंगे? वृक्ष बन जाएंगे, है ना। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबंधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। कहने का मतलब ये है बेटा कि आप जितने पौधे उगाएंगे आपको उतना ही लाभ होगा, क्योंकि देखो हमारे द्वारा हम जो छोड़ते हैं वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है, और पौधों द्वारा जो छोड़ी जाती है वो होती है ऑक्सीजन जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है। अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो आज का चैप्टर होता है यहाँ पे क्लोज।